बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इट्स अ वार्म वेलकम टू वर्ल्ड नॉलेज 7। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लाए हैं जो कि सेकेंड ईयर बायो के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है। टॉपिक में पढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जितनी भी न्यू वीडियोज़ हो वो आपको टाइम पर मिल सके। चलिए अब टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। पहले तो हम जान लेते हैं कि लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटी से हमारा मतलब क्या है। तो चलिए मतलब की तरफ बढ़ते हैं। हमारा मतलब उससे ये है कि इन्हेलेशन के बाद जब हम इन्हेलेशन करते हैं, चूँकि वो ब्रीथिंग का प्रोसेस है, तो उसका पहला प्रोसेस है। तो जब हम एयर एनवायरनमेंट से अपनी बॉडी के अंदर इनहेल करते हैं तो उनको स्पेस मिलता है कहाँ से? लंग्स की तरफ से। लंग्स उनको स्पेस प्रोवाइड करता है। तो लंग्स अपनी कैपेसिटी और अपनी वॉल्यूम के मुताबिक ही उनको स्पेस प्रोवाइड करता है। तो जितना स्पेस लंग्स वो जो है वो उस एयर को प्रोवाइड कर सकता है, उसी वॉल्यूम को हम कहते हैं लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। जैसे कि मैंने लिखा भी है, लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटी मीन अमाउंट ऑफ एयर ऑक्युपाइड आफ्टर इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन के बाद एयर लंग्स में जितना वॉल्यूम घेरता है अपने लिए, लंग्स उनको जितना प्रोवाइड कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। लंग कैपेसिटी, नॉर्मल लंग कैपेसिटी जो है वो है 5 लीटर। इसका मतलब ये है कि लंग, एक हेल्थी लंग जो है वो नॉर्मली 5 लीटर एयर को अपने अंदर स्पेस प्रोवाइड कर सकता है। उसके बाद हमारे पास जो वॉल्यूम है, लंग्स के वॉल्यूम है, वो 2 किस्म के हैं। एक टाइडल वॉल्यूम है जो कि वो उसको कहते हैं कि 1 ब्रीथ में जितना एयर जो है वो इन एंड आउट हो जाए। 1 ब्रीथ अब हम किसे कहते हैं? जब हम इन्हेलेशन करते हैं तो एयर हमारी बॉडी के अंदर जाती है, वहाँ पर रिस्पायरेशन प्रोसेस हो जाता है। तो उसके बाद हम कुछ ही सेकंड बाद, बल्कि माइक्रो सेकंड बाद, हम क्या करते हैं कि वो एयर इन एक्सहेल कर देते हैं। तो इन एंड आउट ऑफ एयर इज कॉल्ड 1 ब्रीथ। 1 ब्रीथ में जितना एयर जो है वो अंदर गया और जितना बाहर गया, उसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम ऑफ लंग्स। इसका नॉर्मल रेंज जो है, इसकी नॉर्मल रेंज जो है वो है 5 मिलीलीटर से अबव। मतलब 5 मिलीलीटर भी हो सकता है और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। इसके बाद जो दूसरा टाइप है लंग वॉल्यूम का, वो है रेसाइडल वॉल्यूम। रेसाइडल वॉल्यूम ऑफ लंग्स। रेसाइडल वॉल्यूम ऑफ लंग्स किसे कहते हैं? तो जैसे कि मैंने लिखा है, एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुल रिस्पायरेशन। पहले तो हम जान लेते हैं कि फोर्सफुल रिस्पायरेशन किसे कहते हैं। तो जब हम एयर इनहेल करते हैं बॉडी में और उसके बाद वो रिस्पायरेशन वगैरह सब हो जाते हैं, गैसियस एक्सचेंज के वक्त हम कुछ एयर जो है वो बाहर एक्सहेल करते हैं एनवायरनमेंट में। तो वो हम फोर्स के ज़रिए करते हैं। आप ख़ुद ट्राई करें, जब हम सांस लेते हैं तब भी हम उसके लिए फोर्स प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी देते हैं ख़ुद को, और जब हम फिर एक्सहेल करते हैं तब भी उसको थोड़ा फोर्स मिलता है। तो इसको कहते हैं फोर्सफुल रिस्पायरेशन। तो फोर्सफुल रिस्पायरेशन मतलब एक्सहेलेशन के बाद लंग्स के अंदर जितना एयर रह गया उसको, और उसने जितनी जगह भी गिरी थी, उसको हम कहते हैं रेसाइडल वॉल्यूम ऑफ लंग्स। इसकी रेंज जो है, ये नॉर्मल इसकी रेंज जो है वो 1.5 लीटर तक एयर उसमें उसके अंदर रह सकती है। चलिए जी, इससे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग है। मतलब जो ब्रीथिंग प्रोसेस है वो हमारी बॉडी किस तरह कंट्रोल करती है और वो किस तरह से कंट्रोल होता है। उसमें 2 किस्म के कंट्रोल्स यानी 2 प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व है। एक है इनवॉलेंट्री कंट्रोल और दूसरा है वॉलेंट्री कंट्रोल। असल में ब्रीथिंग जो है ये नॉर्मली इनवॉलेंट्री है। जैसे कि मैंने सामने लिखा भी है, ये वाला मैंने सामने लिखा भी है कि ये नॉर्मली इनवॉलेंट्री है, लेकिन सम टाइम ये वॉलेंट्री भी है। आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि सम टाइम ये कैसे वॉलेंट्री होता है और सम टाइम ये कैसे इनवॉलेंट्री होता है। पहले हम डिस्कस करते हैं इनवॉलेंट्री कंट्रोल कि ब्रीथिंग प्रोसेस इनवॉलेंट्रली कैसे कंट्रोल होता है। तो असल में ब्रीथिंग प्रोसेस इनवॉलेंट्रली कंट्रोल होता है ब्रीथिंग सेंटर से। अब ब्रीथिंग सेंटर कहाँ, किसको हम कहते हैं? तो असल में ब्रीथिंग सेंटर जो है ये मेडुला ऑब्लांगेटा है। मेडुला ऑब्लांगेटा आप सबको पता भी होगा कि ये 4 ब्रेन का हिस्सा है। आगे जाके हम फर्दर डिस्कस करेंगे इसको ब्रेन के टॉपिक में। मेडुला ऑब्लांगेटा असल में 4 ब्रेन का हाइंड ब्रेन का ये हिस्सा है। उसका फर्स्ट हिस्सा है हाइंड ब्रेन का। जो वेंट्रल पोर्शन है मेडुला ऑब्लांगेटा का,
वेंट्रल भी नीचे वाला हिस्सा जो है मेडुला ऑब्लांगेटा का नीचे वाला हिस्सा, वो जो है एक इन्हेलेशन प्रोसेस कंट्रोल करता है और उसकी रेट कंट्रोल करता है। तो इसको हम इसी वजह से इसको हम कह सकते हैं कि इन्हेलेशन सेंटर। इन्हेलेशन सेंटर हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इन्हेलेशन प्रोसेस जो है वो इसकी कंट्रोल में है। उसके बाद जो डोर्सल है एंड लेटरल पोर्शन ऑफ मेडुला ऑब्लांगेटास हैं वो एक्सपायरेशन कंट्रोल करते हैं, यानी एक्सहेलेशन कंट्रोल करते हैं। इसी वजह से हम इसको कहते हैं एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन सेंटर। अब हम ये कहते हैं, मैंने ये लिखा है कि ब्रीथिंग रेट आल्सो इफेक्टेड बाय ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। तो मतलब अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन में चेंज आएगा तो ब्रीथिंग रेट जो है वो उसी के साथ साथ वो उसमें चेंजेस आएंगे। तो किस तरह चेंजेस आएंगे? ऑक्सीजन कंसंट्रेशन में और ब्रीथिंग रेट जो है ये एक दूसरे के साथ इनवर्स प्रोपोर्शन में, इनवर्स रिलेशन में। ये कैसे इनवर्स रिलेशन में? तो जब 20% ऑक्सीजन कम होता है, डिक्रीज़ होता है 20% ऑक्सीजन, तो रेट ऑफ रिस्पायरेशन जो है वो डबल हो जाता है। आपको मैं एग्जांपल दे दूं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ज़्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलता, क्योंकि वो इसकी वजह से वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो आप लोग खुद सोचें, जब हमें ऑक्सीजन ठीक तरह नहीं मिलता तो हम जल्दी जल्दी में सांस लेते हैं। तो इसका यही मतलब है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम हो गया और ब्रीथिंग रेट जो है वो इंक्रीज़ हो गया। तो ये एक दूसरे के साथ क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। अब ये है मेडुला ऑब्लांगेटा, मैंने पहले जिक्र किया, जो ब्रीथिंग कंट्रोल में हिस्सा लेता है। फिर उसके 2 पोर्शंस हैं, 3 पोर्शंस हैं, वो मुख्तलिफ एक्सपायरेशन और इंस्पिरेशन और एक्सहेलेशन वो कंट्रोल करते हैं। ये है वो मेडुला ऑब्लांगेटा। इसके बाद इन्हेलेशन ये होता है कि जब हम एनवायरनमेंट से एयर को अपनी बॉडी के अंदर दाखिल करते हैं। जब हम एयर को बॉडी के अंदर दाखिल करते हैं तो तब लंग्स में एयर की कंसंट्रेशन जो है वो कम होती है और बाहर एनवायरनमेंट में ज़्यादा होती है। तो हम सबको पता है कि किसी की चीज़ की कंसंट्रेशन एक जगह पर कम हो और दूसरी जगह पर ज़्यादा हो, तो वो कम कंसंट्रेशन से कम वो चीज़ जो है, हम एयर की बात कर रहे हैं, तो एयर ज़्यादा कंसंट्रेशन से जाएगी कहाँ तक? कम कंसंट्रेशन की तरफ। तो बाहर एनवायरनमेंट में कंसंट्रेशन ज़्यादा है और अब बॉडी के अंदर कम है। फिर इसके बाद एक्सहेलेशन है। तो जब हम इनहेल करते हैं एयर, तो लंग्स के अंदर कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और बाहर एनवायरनमेंट में फिर उतनी, मतलब हमारे इर्द गिर्द वो कम हो जाती हैं, तो फिर हम वो एक्सहेल कर देते हैं। उसके बाद ब्रीथिंग सेंटर जो है, मैंने लिखा है ब्रीथिंग सेंटर सेंट मैसेज टू इंटरकॉस्टल मसल बाय इंटरकॉस्टल नर्व। पहले हम जान लेते हैं कि इंटरकॉस्टल मसल जो है वो किसे कहते हैं। तो इंटरकॉस्टल मसल्स असल में हमारे रिब्स जो हैं, रिब्स जो हमारी चेस्ट को प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं, प्रोटेक्टिव बोन्स हैं, प्रोटेक्टिव वॉल्स हैं उसके ऊपर। तो ये दो रिब्स के अंदर जो स्पेस है, जो मसल है, उसको हम असल में कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। ठीक है। तो ब्रीथिंग सेंटर, यानी हमने पहले पढ़ा कि मेडुला ऑब्लांगेटा इज़ अ ब्रीथिंग सेंटर। तो मेडुला ऑब्लांगेटा जो है ये इंटरकॉस्टल मसल्स को मैसेज सेंड करता है। किस चीज़ के ज़रिए? इंटरकॉस्टल नर्व के ज़रिए। मतलब इंटरकॉस्टल मसल्स के अंदर इंटरकॉस्टल नर्व होते हैं जो ब्रीथिंग सेंटर का जो मैसेज है वो पिकअप कर लेता है। तो उसके बाद जो मैसेज में जो कमांड होता है कि या इंटरकॉस्टल मसल को कहते हैं कि एक्सपेंड हो जाओ या कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ, तो वो कमांड उसमें होता है जो वो रीड कर लेते हैं और वो परफॉर्म कर देते हैं। उसके बाद ब्रीथिंग सेंटर जो है वो डायफ्राम को भी मैसेज सेंड करते हैं, क्योंकि जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो डायफ्राम भी उसमें बहुत ज़्यादा हिस्सा लेता है। अप एंड डाउन, कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन उसकी मूवमेंट्स होती हैं। तो ये मूवमेंट वो कैसे करता है? तभी करेगा ये जब ब्रीथिंग सेंटर यानी मेडुला ऑब्लांगेटा से उसको मैसेज मिलेगा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ, एक्सपेंड हो जाओ, अप जाओ या डाउन जाओ। तो वो मैसेज डायफ्राम किस चीज़ से वो गेन करता है, वो मैसेज पिकअप करता है, वो इम्पल्स इसको कैसे मिलता है? तो वो इसको मिलता है प्रीनिक नर्व के ज़रिए। प्रीनिक नर्व असल में ये चीज़ है जो डायफ्राम के अंदर मौजूद होता है, जो मेडुला ऑब्लांगेटा जो कि हम इसको कहते हैं कि ब्रीथिंग सेंटर है, उसका मैसेज ये पिकअप करता है। ठीक है। उसके बाद rhythmic nerve impulse to diaphragm and intercostal muscle bring breathing।
रिदमिक नर्व जो है ये मैसेज देता है डायफ्राम को, ठीक है, और इंटरकॉस्टल मसल्स को। जब ये मैसेज पिकअप कर लेते हैं तो इंटरकॉस्टल मसल ब्रीथिंग स्टार्ट कर देता है। मतलब जब अगर इनहेलेशन हो रही हो तो ये तब वो अपना काम करेगा, या एक्सहेलेशन हो रही हो तब वो अपना काम करेगा। उसके बाद हमारे पास है पेजेस ऑफ ब्रीथिंग, यानी ब्रीथिंग प्रोसेस जो है उसकी कितनी पेजेस हैं, तो वो 2 हैं, 2 पेजेस ऑफ ब्रीथिंग। एक है इनहेलेशन और दूसरा है एक्सहेलेशन। इनहेलेशन जैसे मैंने कहा आपको पहले बता दिया कि ब्रीथिंग जब एयर इन मोशन ऑफ एयर इनसाइड द बॉडी, इसको हम कहते हैं नॉर्मल अल्फाज में सिंपली इसको हम कहते हैं इनहेलेशन। एंड मोमेंट ऑफ एयर आउटसाइड द बॉडी, इसको हम कहते हैं एक्सहेलेशन। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, मतलब ब्रीथिंग का जो ये अमल है ये किस तरह होता है। मैकेनिज्म अब पढ़ते हैं, मैकेनिज्म की तरफ हम आ गए हैं। तो इनहेलेशन जो है ये असल में एक एक्टिव प्रोसेस है। क्यों एक्टिव प्रोसेस है? अगर हम एयर को अपने मुंह के ज़रिए या नाक के ज़रिए अपनी बॉडी के अंदर पुश नहीं करेंगे तो वो कैसे खुद ब खुद तो वो अंदर नहीं आ सकता। आप ऐसे पुश ना करें और नाक बंद कर दें या मुंह बंद कर दें तो फिर आप देखें कि एयर खुद ब खुद अंदर नहीं जाता। मतलब हमने फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा कि वो एयर बॉडी के अंदर जाए। तो इसी वजह से इंस्पिरेशन जो है ये एक एक्टिव प्रोसेस है। जब हम इनहेलेशन करते हैं तो जैसी एयर जो है वो बॉडी के अंदर दाखिल होती हैं तो हमारे जो इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आप खुद ज़रा एक दफ़ा ट्राई करें। जब हम ऐसे हवा को अंदर ले जाते हैं तो हमारे जो इंटरकॉस्टल मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, एक दूसरे में ऐसे जगड़ से जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो इंटरकॉस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो ये रिब्स जो हैं ये उसको फॉरवर्ड की तरफ एंड आउटवर्ड की तरफ ये पुश कर देता है। जैसे आप एक दफ़ा फिर से ट्राई करें तो देखें, जब हम सांस लेते हैं तो इंटरकॉस्टल मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए, हमारे रिब्स जो हैं ये ऊपर और बाहर की तरफ चले गए हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकॉस्टल मसल्स की वजह से हुआ है। उसके बाद जब जो स्टर्नम है वो अपवर्ड की तरफ मूवमेंट करता है एंड वर्टेब्रल कॉलम जो है, जो स्पाइनल कॉर्ड के कॉलम्स है वर्टेब्रल कॉलम्स, उससे ये दूर चला जाता है और ऊपर की तरफ चला जाता है। तो आप फिर से ट्राई करें, जब आप सांस लेते हैं तो स्टर्नम जो है वो ऊपर की तरफ और वर्टेब्रल कॉलम से दूर चला जाता है। अब उसके बाद डायफ्राम है। डायफ्राम जो है ये हमारे लंग्स के नीचे वाला हिस्सा है। मतलब जब हमारे लंग्स ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद डायफ्राम शुरू हो जाता है। तो डायफ्राम के मसल जो होते हैं वो इनहेलेशन में वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं? तो जब आप ऐसे एयर इनहेल करते हैं तो डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, पतला हो जाता है और ऊपर की तरफ चला जाता है। प्लूरल कैविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो प्लूरल कैविटी वो है जिसमें प्लूरल मौजूद हो, यानी प्लूरल जो है वो लिक्विड है जो इंटरकॉस्टल मसल्स के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। और प्लूरल कैविटी जो है वो भी इंक्रीज हो जाती हैं। उसके बाद इट क्रिएट पार्शियल वैक्यूम। तो वहाँ पर पार्शियल वैक्यूम जो है वो बन जाता है, मतलब पूरा नहीं बनता, पार्शियल वैक्यूम बन जाता है, हाफ वैक्यूम वहाँ पर बन जाता है, ठीक है। इसके बाद है एज द प्रेशर अराउंड लंग्स डिक्रीज। तो जैसे लंग्स के इर्द गिर्द प्रेशर कम हो जाता है, मतलब जब हम इनहेलेशन करते हैं तो लंग्स के इर्द गिर्द जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। जैसे वो कम हो जाता है तो हमने तो एयर जो है वो अंदर की तरफ इनहेल कर लिया है, तो वहाँ पर प्रेशर पर जैसे कम हो जाता है तो ये सारा एयर जो है कुछ रह जाता है और कुछ एयर जो है वो आउटसाइड चला जाता है। कहाँ से? जहाँ पर ये गया था वहाँ से आउटसाइड चला जाता है। और कहाँ पर चला जाता है? लंग्स की तरफ। तो लंग्स जो है वो एक्सपेंड हो जाते हैं। जैसे वो एक्सपेंड हो जाते हैं तो प्लूरल कैविटी जो है वो फिल हो जाती हैं, वो भर जाती हैं वहाँ पर। तो प्रेशर अंदर का जो प्रेशर है और बाहर का जो प्रेशर है वो एक जैसे हो जाता है, बिल्कुल वो इक्विलाइज्ड हो जाते हैं, बिल्कुल इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। तो यहाँ पर वैक्यूम सक्शन जो है एयर सक्शन जो है एनवायरनमेंट की तरफ से वो शुरू हो जाती है। मतलब तभी
हमारे इन्वायरमेंट से एयर जो है वो हमारे बॉडी के अंदर आ जाती है। उसके बाद जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्सपायरेशन मतलब एक्सहेलेशन। तो एक्सपायरेशन जो है वो नॉर्मली पैसिव है, क्योंकि आप एक दफ़ा जो है वो सांस अंदर ले जाए तो आप ज़्यादा देर तक वो नहीं रख सकते, वो बहुत बाहर वो हवा जो है वो बाहर चली जाती है। तो इसी वजह से इसमें आपका कोई काम वगैरह नहीं है, आप रोक लें, आप जितना रोक सकते हैं तब तक आप रोक लेंगे, उसके बाद ये ख़ुद ब खुद बाहर हवा चली जाएगी। लेकिन एक्सरसाइज के दौरान ये एक्टिव हो जाती है। आपको पता होगा, आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो जब आप एयर इनहेल करते हैं तो आपको फिर एक्सहेलेशन भी मतलब उसके लिए थोड़ा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो एयर एक्सहेल हो जाए, क्योंकि ब्रीथिंग रेट जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत क्विकली होती है। मैंने आपको पहले बताया जब ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो ब्रीथिंग रेट जो है वो बढ़ जाता है। फिर जब ये रिब्स है ये अपवर्ड की तरफ मूवमेंट करते हैं। क्यों अपवर्ड की तरफ मूवमेंट करते हैं? क्योंकि इंटरकॉस्टल मसल जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं। जैसे इनहेलेशन में था कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, यहाँ पर वो रिलैक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से रिब्स जो है वो डाउनवर्ड मूवमेंट करता है। जैसे आप हवा भर लें अपने अंदर और फिर छोड़ दें तो इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गए और जो रिब्स हैं वो डाउनवर्ड चले गए। स्टर्नम जो है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन तक चला जाता है वापस, मतलब कि वर्टिब्रल कॉलम के पास चला जाता है और इनवर्ड चला जाता है, जैसे उसमें आउटवर्ड एंड अवे फ्रॉम द वर्टिब्रल कॉलम चला गया था। साइज ऑफ चेस्ट जो है वो डिक्रीज हो जाती है साइड बाय साइड। साइड बाय साइड से क्या मतलब है? जब आप एयर इनहेल करते हैं तो आप देखें आपके लंग्स जो है ये साइड बाय साइड, आपकी चेस्ट जो है ये दोनों साइड से एक्सपेंड हो जाती है। तो फिर जब आप एक्सहेलेशन करते हैं तो ये साइड बाय साइड क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि डायफ्राम के मसल जो है उसी टाइम डायफ्राम के मसल जो है वो भी रिलैक्स्ड हो जाते हैं और ये डूम शेप में बन जाते हैं। डूम शेप हम किसको कहते हैं? वो जो चलिए मैं भूल गया ना, लेकिन डूम शेप में बन जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या है? उसके बाद है रिजल्टेंटली द साइज ऑफ थोरासिक डिक्रीज। हाँ, थोरासिक कैविटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। थोरासिक कैविटी वो कैविटी है, इसको हम चेस्ट कैविटी कहते हैं। तो जो जाहिर सी बात है, जब चेस्ट की वॉल्यूम और उसकी साइज़ कम हो जाती है तो रिजल्टेंटली उसकी थोरासिक कैविटी, चेस्ट कैविटी जो है वो भी वॉल्यूम में कम हो जाएगा। प्लूरल कैविटी जो है वो भी रिड्यूस्ड हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि हवाओं से बाहर निकल चुकी हैं तो वो खामखा वो क्या होगी? रिड्यूस होगी। उसके बाद रिडक्शन इन साइज एक्सर्ट प्रेशर ऑन लंग्स। जैसे ही ये साइज़ जो है प्लूरल कैविटी, चेस्ट कैविटी, चेस्ट, ये सब इनकी साइज़ जो है वो कम हो जाती हैं। जैसे जैसे वो कम होती हैं तो ये उसके अंदर जो हवा है, उसके अंदर जो एयर है वो उस पर प्रेशर अप्लाई कर देते हैं ये सब। तो जैसे इसकी वॉल्यूम में कमी की वजह से एयर पे प्रेशर अप्लाई हो जाते हैं तो वो सारा प्रेशर जो है वो बॉडी से माउथ के ज़रिए वो आउटसाइड जो है वो पुश्ड हो जाते हैं, वो चला जाता है। तो इसी दौरान एक्सपायरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। एक्सपायरेशन प्रोसेस मतलब वन ब्रीथ कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो है वॉलंटरी कंट्रोल जो है इसकी क्या है?